ओम जी नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी। जी नमस्ते नमस्ते सभी जी। को। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आइए अब योग दर्शन का विषय आरंभ करते हैं। इसमें हम 4 सूत्र पढ़ चुके हैं, भाष्य भी पढ़ चुके हैं। इनमें कोई शंका और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कृपया। उसके लिए हैंड्स रेज वाला ऑप्शन उपयोग करिए। तो ठीक है, अभी कोई शंका नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 4 सूत्र जो हमने पढ़े हैं उनमें एक तरह से संक्षेप से योग की लगभग पूरी बात कह दी है महर्षि पतंजलि जी ने और महर्षि व्यास जी ने। और उसमें अपने को ये भी समझना चाहिए, जो हमने बिल्कुल भूमिका से भी पहले जिन सूत्रों की बात की थी उनका अगर अध्ययन करेंगे तो वो सब प्रक्रिया के रूप में यहाँ पर सन्निहित है। अर्थात जितनी भी योग की स्थितियां हैं उसमें तत्व ज्ञान को ही पुष्ट किया जा रहा है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के माध्यम से। क्योंकि योग में मुख्य प्रत्यक्ष विषय रहता है आंतरिक प्रत्यक्ष विषय। तो जो आंतरिक प्रत्यक्ष विषय या प्रत्यक्ष विषय है वो अपने आप में बहुत अधिक प्रभावशाली है। और प्रत्यक्ष विषय, अगर प्रत्यक्ष विषय को हम उसके विस्तार में जाके समझें, एक तो प्रत्यक्ष होता है कि सामने जो वस्तु दिख रही है उसको मात्र जानना। इंद्रिय से जो जानकारी आ रही है, एक उसके साथ में उसकी वास्तविकता पे भी विचार, यानी कि नित्य है अनित्य है, शुद्ध है अशुद्ध है, दुख रूप है सुख रूप है, जड़ है या चेतन है, ये सब विवेचन होने के बाद में उसमें से क्या हेय है और क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, प्रत्यक्ष के द्वारा स्पष्ट निर्णय हो जाता है। और उसकी लाभ हानि जब पता चल जाते हैं और निर्णय हो जाता है तो फिर प्रत्यक्ष के बाद में बहुत आसानी से व्यक्ति जो छोड़ने योग्य चीज होती है उसको छोड़कर अगले पड़ाव की ओर चल देता है। तो सूत्रों में जो भाष्य में जितनी बात कही है उसका विस्तार बहुत अधिक, वो सब हमें आगे सूत्रों में मिलने वाला है। तो ठीक है, आगे हम 5वें सूत्र पर चलते हैं।
इसकी भूमिका है ता पुनर्निरोधव्या बहुत्वे सति चित्तस्य ता वे वृत्ति सारूप्यम इतरत्र पीछे सूत्र था वृत्ति सारूप्य। तो वृत्ति सारूप्य की स्थिति अन्य सभी अवस्था में रहती है, योग की अवस्था से भिन्न अवस्था में। तो ता उसी के लिए कहा गया, अर्थात वृत्ति के लिए, जो वृत्तियां हैं, चित्त के व्यापार जो हैं, बहुत्वे सति, बहुत अधिक हो जाने पर चंचलता बहुत अधिक बढ़ जाती है, अलग अलग विषय हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, आकर्षण भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो वो जो वृत्तियां हैं बहुत हो जाने पर, बहुत अधिक हो जाने पर पुनः निरोधव्य, फिर से रोकने योग्य है, क्योंकि उस चंचलता से क्लेश होता है, दुख होता है। और योग की स्थिति में आनंद मिलता है। तो ये रोकने योग्य है। ये वृत्तियां, तो कहते हैं चित्त से, चित्त की वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। चित्त के जो व्यापार हैं, वृत्तियां हैं, वो 5 प्रकार के हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से। चित्त की वृत्तियां 5 हैं, और जो 5 हैं वे भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार की हैं, पांचों। तो वो प्रकार भी अब बताए जाएंगे आगे। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। सबसे पहले क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति, इनका विवेचन देख रहे हैं, कह रहे हैं महर्षि व्यास जी। क्लिष्ट वृत्ति क्लेश हेतुकाः कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः। क्लिष्ट वृत्तियां कौन सी हैं वो बता रहे हैं, क्लेश जिनके हेतु हैं, क्लेश हेतु वाली हैं, जो क्लेश हेतु का। क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं जिनके बारे में अभी आगे बताया जाएगा। तो समझने में सरलता होती है, तो राग और द्वेष मोटा मोटा दोष बोल दिए जाते हैं, ये क्लेश हैं। राग का अभिप्राय तृष्णा से है, अर्थात जिससे सुख प्राप्त हुआ, उस सुख और सुख वाली वस्तु के प्रति जो एक लालच, तृष्णा, ये उत्पन्न होता है, उसको राग कहते हैं। ऐसे ही द्वेष, जिससे दुख प्राप्त हुआ है उसके प्रति मन में जो उसको मिटाने का भाव, जलन, उसका विरोध, ये जो उत्पन्न होता है वो द्वेष है। तो ये कारण बने रहते हैं इन वृत्तियों के। तो या तो मुख्य मुख्य
रूप से देखें तो राग और द्वेष इनसे प्रेरित होकर मन चित्त के व्यापार उत्पन्न होते हैं, ये क्लिष्ट है। एक पहचान। दूसरी, कर्माशय प्रचय क्षेत्रीय भूता। जो सकाम कर्म व्यक्ति करता है और वो इकट्ठे होते जाते हैं। कर्म तो कर चुका, उसके प्रभाव परिणाम भी उस समय आते हैं, लेकिन फल जब तक नहीं उनका जो न्यायाधीश है, परमात्मा जो न्यायाधीश है, जब तक उसका फल नहीं भुगाते तब तक वो संस्कार रूप में संचित रहते हैं कि भाई ये कर्म, इसका फल भुगाना अभी बाकी है। तो वो कर्माशय कहलाता है, इकट्ठे होते रहते हैं। तो कर्माशय के इकट्ठे होने में प्रचय, वो कर्म जिनका फल अभी नहीं दिया जा पाया वो इकट्ठे होते रहते हैं, तो वही प्रचय हो गया। तो कर्माशय प्रचय, कर्माशय के इकट्ठे होने में क्षेत्रीय भूता, जो वृत्तियां खेत के समान हुई हैं, अर्थात ऐसे चित्त के व्यापार जो व्यक्ति को कर्म कराने के लिए प्रवृत्त करते हैं। कौन से कर्म? सकाम कर्म कराने के लिए प्रवृत्त करते हैं। वो उनको क्लिष्ट वाली चित्त वृत्ति कहते हैं। क्लिष्ट वृत्ति का दूसरी पहचान ये है। तो ये क्लिष्टा। तो किसी भी चीज की परिभाषा की जाती है तो उसके लक्षण बताए जाते हैं। वही लक्षण यहाँ दो लक्षण बताए हैं। क्या? एक पहला लक्षण ये है क्लिष्ट चित्त वृत्ति का, तो वो क्लेश हेतु वाली है, अर्थात उसका कारण क्लेश है। क्लेशों से वो व्यापार चित्त के उत्पन्न होते हैं, यानी कि पूर्व संस्कारों में क्लेश विद्यमान है, उसकी स्मृतियां हैं, वही क्लेश कारण बन जाते हैं नए चित्त के व्यापारों को, चित्त की वृत्तियों को उत्पन्न करने में। और इनसे, इन चित्त वृत्तियों से जो क्लिष्ट हैं, सकाम कर्म का समूह उत्पन्न होता है। उसके लिए ये खेत का काम करती हैं, अर्थात आधार बनती हैं क्लिष्ट वृत्तियां। फिर आगे अक्लिष्ट वृत्ति का बताते हैं। ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो क्लिष्टाः। अलग अलग करते हैं। ख्याति विषया गुण अधिकार विरोधिनी, विरोधिनी शब्द है, उसका बहुवचन विरोधिन्यः। अक्लिष्टाः। तो अक्लिष्ट कौन सी वृत्तियां हैं चित्त की? तो बता रहे हैं ख्याति विषय, तत्व ज्ञान विषयक है। जो वृत्ति सत्य ज्ञान विषयक है, यहाँ जो ज्ञान वो सांसारिक वस्तुओं के विषय में ठीक ज्ञान होना, वो ख्याति है। तो ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान विषय वाली होती हैं।
और कहते हैं गुणाधिकार विरोधिन्य। और ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो प्रकृति है, जो त्रिगुण है, प्रकृति से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके अधिकार का विरोध करने वाली। अभिप्राय क्या हुआ कि सामान्य जो क्लिष्ट वृत्ति है वो तो सांसारिक विषय की ओर, प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थों की ओर खींचने वाली वृत्ति होगी। लेकिन ये जो अक्लिष्ट वृत्ति हैं वो उससे दूर ले जाएंगी, अर्थात प्रकृति प्राकृतिक पदार्थों से हटाकर और आत्म और परमात्मा विषय की ओर ले जाने वाली। प्रकृति का क्या अधिकार है? प्रकृति का अधिकार है आकर्षित करना। सांख्य दर्शनकार कहते हैं रूपैः सप्तभिः वदनाति विमोचयति एकेन रूपेण। तो प्रकृति का क्या अधिकार है? बताते हैं कि जब हम इसको 7 रंगों में देखते हैं, 7 रूपों में देखते हैं, अलग अलग, क्या ये चीज इतनी सुंदर बनी हुई है, इतनी सुंदर बनी हुई है, ये इतनी अच्छी है, तो रूपैः सप्तभिः बध्नाति, बांध लेती है ये प्रकृति, यही इसका अधिकार है। और विमोचयति एकेन रूपेण, अर्थात हम जब उसको त्रिगुण रूप में देखने लगते हैं, ये तो प्रकृति है सत्व रज तम, ये जड़ है, ये अनित्य है, ये अशुद्ध है, दुख रूप है। जब इस रूप में, और त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तम, हर चीज में कहीं स्थिति, कहीं गति, कहीं प्रकाश, कहीं प्रीति, कहीं अप्रीति, कहीं विषाद प्रधान दिखता है। ये तीनों किसके गुण हैं? तो सत्व रज तम के गुण हैं। तो जब बिल्कुल ठीक ठीक दिखने लगता है तो उसके अपने से प्रतिकूल होने, अपने से विरुद्ध होने के कारण से उसके अधिकार से हम छूट जाते हैं। हम इसको यूं कह सकते हैं कि प्रकृति का ये अधिकार वास्तव में चेतन की ही समस्या है, अर्थात हम जो चेतन है, हमारी ही समस्या है। प्रकृति अपने आप में जड़ है, वो किसी को यूं नहीं खींचती, पर हमारा जो, हमारे अंदर जो अज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, जिसके कारण से हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो उसको हम प्रकृति के अधिकार, गुणों के अधिकार के रूप में समझ सकते हैं। एक और उदाहरण दिया जाता है सांख्य दर्शन में, गुणों के अधिकार को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। गुणयोगात बद्धः शुकवत, सांख्य दर्शन में बताते हैं कि भाई कैसे बंधता है जीवात्मा, जैसे तोता, तोते में एक गुण है, उसको मिर्च बहुत पसंद होती है, तो जो फंसाने वाले होते हैं, शिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, एक रस्सी बांधते हैं और रस्सी पे थोड़े छोटे छोटे धागे बांधकर मिर्च लटका देते हैं। तोता उस पे बैठता है, उस रस्सी पे बैठकर, और मिर्च को खाने का प्रयास करता है तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि वो नीचे की ओर लटकी हुई है, तो नीचे खाने का प्रयास करेगा तो उल्टा हो जाता है, पकड़े रहता है डोरी को। जब डोरी को पकड़े रहता है और उल्टा हो जाता है, मिर्च तो खा लेता है, लेकिन उल्टा होने के कारण से उसको ऐसा लगता है मैं अगर रस्सी छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, जबकि होता नहीं है ऐसा। रस्सी छोड़ेगा तो नीचे की ओर गिरेगा, पंख फड़फड़ाएगा तो उड़ जाएगा। तो
अब वो छोड़ नहीं पाता उस रस्सी को, और वो जो शिकारी होता है वो उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जो फंसा तोता अपनी मूर्खता के कारण से फंसा, इसी तरह से जीवात्मा भी ऐसा समझता रहता है ये शरीर छूट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, मेरी अनुभूति खत्म हो जाएंगी, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें सोचता है। तो इस कारण से गुणों के अधिकार में फंसा रहता है। ये जिसको कहेंगे मिथ्या ज्ञान में फंसा हुआ है। इन्हीं इसको है तो ये हमारा मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, लेकिन इसको गुणों का अधिकार इस रूप में कह दिया जाता है। प्रकृति का ये आकर्षण, अपनी ओर खींचना, अपनी उपादेयता सिद्ध करना, इस रूप में कहा जाता है इसको, गुणों के अधिकार को। और कथन तो होता ही है। देखिए कहते हैं ना कि जैसे विकल्प वृत्ति वाला कथन तो होता ही है, और समझा ठीक जाता है। जैसे कहते हैं कि भाई हाँ भाई बस में बैठे हुए हैं, भाई चलो भाई दिल्ली आ गया, उतरो। दिल्ली थोड़ी आया, हम दिल्ली आए, दिल्ली तो वहीं पर है, लेकिन सब लोग ठीक समझते हैं कि हाँ भाई हम दिल्ली पहुंच गए हैं। तो इसी तरह से प्रकृति, गुणों का अधिकार कुछ है नहीं, है हमारी मूर्खता, लेकिन कथन उस रूप में किया जाता है और सब लोग ठीक समझते भी हैं, ये अभिप्राय। तो गुण अधिकार विरोधिनी, ये जो अक्लिष्ट वृत्ति हैं, ये प्रकृति का जो एक आकर्षण वाला अधिकार है, अपनी ओर खींचने वाला, अपनी उपादेयता सिद्ध करने वाला जो अधिकार है, ये जो ख्याति विषय अर्थात तत्व ज्ञान विषयक जो वृत्तियां होती हैं चित्त की, जो उसके बारे में ठीक ठीक जनाती हैं, वो उस अधिकार को समाप्त कर देती हैं। अर्थात जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति आकृष्ट होना बंद हो जाता है। उसको लगता है कि इसकी उपादेयता कुछ भी नहीं है, ईश्वर की उपादेयता है, ईश्वर की सहायता मिलती रहे, फिर और कुछ जरूरत ही नहीं है, फिर क्या आवश्यकता है। ये बात जब समझ में आ जाती है और ईश्वर की सहायता भी फिर उसके बाद मिलनी शुरू हो जाती है विशेष, तो फिर व्यक्ति स्वतंत्र और मुक्त होता है। तो ये अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। गुणों का अधिकार क्या है ये हमने समझने का प्रयास किया। तो अक्लिष्ट वृत्तियां जो चित्त की होती हैं वो तत्व ज्ञान विषयक होती हैं, ख्याति विषयक होती हैं, और गुणों के अधिकार का अर्थात प्रकृति का जो एक अधिकार बना रहता है उस अधिकार का विरोध करने वाली होती हैं, ये अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। फिर आगे वृत्ति को समझाते हैं। क्लिष्ट प्रवाह प्रतिता अप्यक्लिष्टा। एक बात कहते हैं कि वृत्ति, वैसे तो हम समझ ही चुके हैं, वृत्ति का मतलब चित्त का व्यापार है विभिन्न अवस्थाओं में। तो वो जो चित्त का व्यापार, चित्त का जो चित्त में जो विभिन्न परिवर्तन अवस्थाओं के, और उसके द्वारा जो प्रदर्शित कराया जाना इत्यादि, वो सब चित्त की जो वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां कैसे कैसे होती हैं उसको बता रहे हैं कि भाई क्लिष्ट प्रवाह पतिता, क्लिष्ट वृत्तियां चल रही हैं, मान लीजिए वो क्लेश हेतु वाली हैं और वो लगातार चल रही हैं, उनका प्रवाह चल रहा है, उसमें व्यक्ति बह रहा है, उस ज्ञान से युक्त हो रहा है, विपरीत ज्ञान से। तो ऐसे ज्ञान के बीच में भी अपि अक्लिष्टा, बीच बीच में जो तत्व ज्ञान विषय वाली वृत्तियां हैं वो भी आती हैं, उस प्रवाह के बीच में वो भी आती हैं। अक्लिष्ट वृत्ति भी आती है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, क्लिष्ट छिद्रेष्वप्यक्लिष्टा भवन्ति, अर्थात क्लिष्ट छिद्रेषु
अपि अक्लिष्टा भवन्ति। उसी को और खोल रहे हैं कि क्लिष्ट वृत्तियां अगर चलती हुई हो तो बीच बीच में उसके जो छिद्र होते हैं, यानी कि छिद्र क्या है, क्लिष्ट वृत्ति चल रही है तो क्या करेगी, वो दुख आदि ही देगी, क्लेशित ही करेगी, राग द्वेष को और वृद्धि करेगी, कर्मों को बढ़ा, जो सकाम कर्म है उनकी संख्या बढ़ाएगी। तो जब दुख कष्ट देती है, जब ज्यादा हो जाता है तो फिर व्यक्ति को दिमाग थोड़ा सा फिर ठीक सही चलने लगता है, तो वो उसको सही चीज भी समझ में आती है। मतलब वो बीच बीच में क्लिष्ट के छिद्र वो हुए कि जहां पर उसकी बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति आती है कि बहुत ज्यादा व्यक्ति त्रस्त हो जाता है, उसकी कमी से बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो यही उसके छिद्र हैं, ज्यादा परेशान कर देना। वो जैसे ही ज्यादा परेशान होगा वैसे ही बुद्धि फिर ठीक चलने लगेगी, तो अक्लिष्ट वृत्ति फिर से तत्व ज्ञान विषय बात फिर से आ जाएगी। तो जो सुख और दुख विषय हैं वो राग और द्वेष कारण वाले सांसारिक सुख दुख हैं, क्योंकि राग और द्वेष के कारण से ही व्यक्ति शुभ कर्म और सकाम शुभ कर्म और अशुभ कर्म करता है, और उसी का परिणाम सुख दुख है। तो यहां पर जो है फिर जो एक बात कही गई, दो अलग अलग ढंग से समझाया गया कि क्लिष्ट छिद्रों में, क्लिष्ट के बीच बीच में, क्लिष्ट वृत्तियों के चलते चलते उसके प्रवाह के बीच में भी अक्लिष्ट वृत्तियां भी आती हैं। फिर आगे दूसरी बात कहते हैं, अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति। जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं उनके जो छिद्र होते हैं, अब अक्लिष्ट के छिद्र कौन से होंगे, तत्व ज्ञान विषय के छिद्र कौन से होंगे, तो तत्व ज्ञान विषय में छिद्र क्या है, सत्व गुण है। क्योंकि जो ये ख्याति है, ये जो विषय है अक्लिष्ट का, वो है संस्कार, सांसारिक ही, सांसारिक विषय ही तो है। तो जब सांसारिक विषय ही है तो इसका मतलब वहां सत्व रज तम तीनों का सहयोग है। तो जब सत्व थोड़ा सा अधिक हो जाता है तो व्यक्ति फिर उसमें प्रमाद आना शुरू हो जाता है, सुख सुख लेने में लगता है ना वो। तो अब वो सुख लेने में तो फिर वो सुख, उसकी तो कोई सीमा नहीं ना, सुख तो सब चीजों में है जहां जहां सत्व गुण है। तो फिर वो संसार की ओर फिर लुढ़क जाता है। तो मतलब क्या हुआ, अक्लिष्ट छिद्रेशु क्लिष्ट आई थी। जब सुख में अधिक राग हो गया, सुख अक्लिष्ट से आनंद सुख की स्थिति में रहने लगा व्यक्ति, तो फिर वो सुख ही चाहने चाहने लगेगा। तो फिर वहां पर फिर वो साथ में दुख भी मिला हुआ है वो भूल के, और फिर सांसारिकता में घुस जाएगा। संसार से सुख इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करना थोड़ा सरल है। सरल क्या, अभ्यास अधिक है। वास्तव में सरल और कठिन तो अभ्यास का विषय होता है। जिसका अधिक अभ्यास किया हुआ हो वो सरल लगता है, और जिसका अभ्यास कम किया हुआ हो वो कठिन लगता है। बहुत सरल सी, ये बहुत सीधा सा सिद्धांत है। सरल और कठिन अपने आप में कुछ नहीं होता है। तो अभिप्राय क्या है कि अधिक अभ्यास हमने किस चीज का किया हुआ है, वो सांसारिक विषयों को भोगने का ही अभ्यास हमने ज्यादा किया हुआ है, इसलिए वो सरल लगता है। तो इस कारण से अक्लिष्ट के छिद्रों में भी क्लिष्ट वृत्तियां आ जाती हैं। फिर कहते हैं, तथा जाति का संस्कारा वृत्ति भी क्रियन्ते संस्काराश्च वृत्तिया इति। तो इस प्रकार से जो ये जैसे जैसे विषयक संस्कार बनते जाते हैं, तथा जातीय का उस प्रकार के उस संबंधी संस्कार जो होते हैं,
वो संस्कार वृत्तियों के द्वारा ही, वृत्ति भी एवं वृत्तियों के द्वारा ही क्रियन्ते। संस्कार भाई, जब वृत्तियां चलेंगी मन में तो संस्कार भी बनेंगे, उसकी स्मृतियां भी बनेंगी। तो वृत्तियों से ही वो संस्कार बनते चले जाते हैं, फिर उसके कर्म भी करते हैं, उसके भी संस्कार बनते हैं, वो एक अलग विषय है। तो वृत्ति भी एवं क्रियन्ते, संस्कारैश्च वृत्तयः, फिर उन संस्कारों से फिर वृत्तियां चलती हैं। संस्कार और वृत्तियों को बढ़ाते हैं, सांसारिक वृत्तियों को, यानी कि क्लिष्ट चल रही है तो क्लिष्ट, अक्लिष्ट चल रही है तो अक्लिष्ट, बीच बीच में क्लिष्ट और अक्लिष्ट के दोनों आपस में आती रहती हैं। एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते, कहते हैं कि भाई रात दिन अनिशम, वृत्ति और संस्कारों का ये चक्र एक व्यक्ति के साथ में चलता रहता है। तदेवं भूतम चित्तम अविषयताधिकारम, उसी प्रकार का, इस प्रकार का हुआ हुआ जो चित्त है वो अवसित अधिकारम, जिसका अधिकार समाप्त हो गया है। चित्त का, जैसे प्रकृति का अधिकार बताया, वैसे चित्त का भी एक अधिकार है। चित्त जो है अपने में लगाए रखता है अपनी जो वृत्तियां हैं। यहाँ भी वैसे ही समझना है जैसे अभी बात हमने की थी कि ये जो जड़ वस्तु हैं इनका कोई अधिकार यूं नहीं होता है। ये हमारा ही अज्ञान, हमारा ही एक आकर्षण, विपरीत ज्ञान के कारण से जो इसमें हम लगे रहते हैं। लेकिन उसको कहा इस रूप में जाता है कि चित्त का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार जब समाप्त हो जाता है तत्व ज्ञान का निरंतर अभ्यास करने से, अवसित अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, जो चित्त है वो बिल्कुल जो उसका वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप में वो आ जाता है, अर्थात सत्व प्रधान स्थिति में आ जाता है। और जब इस स्थिति में आ जाता है तो फिर क्या, फिर वो संप्रज्ञात की सबसे ऊंची अर्थात धर्म में एक ध्यान, उसमें पहुंचता है, फिर उसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है। ये हम यहाँ पर लगा लेंगे अपने आप, क्योंकि ये तो यहाँ पर फिर आगे प्रलयम वा गच्छति कह रहे हैं। फिर जब इस स्थिति से जब वो असंप्रज्ञात समाधि और संस्कारों का दग्धबीज भाव होना हो जाता है तो फिर ये चित्त जो है, शरीर जब समाप्त होता है तो उसके साथ ही प्रलय को प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसकी आवश्यकता नहीं रहती। ईश्वर की शरण में सीधे सीधे ईश्वर की सहायता से मुक्ति में व्यक्ति आनंद भोगता है। ये चित्त जो सूक्ष्म शरीर का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये भी प्रलय को प्राप्त हो जाता है मुक्ति में जब व्यक्ति जाता है। तो यहाँ पर भी पूरी बात कर दी। तो आइए, समय कुछ अधिक हुआ, आइए इसको समाप्त करते हैं। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए इस पे, और जो कुछ समझ में नहीं आया वो अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण। सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।